हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर अभी की दुनिया देखी जाए तो यहाँ पे आपको हर जगह क्या बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट्स, हाँ प्रिंट्स किसके जैसे फेमस पेंटिंग्स हैं, इन सब के प्रिंट्स आपको दिखाई दे। बिना इनके आपको मतलब अगर इमेजिन करने सोचो कि ये क्या दुनिया बिना इनके दिखाई दे सकती है, नहीं। तो मतलब कि बहुत ही जरूरी ये प्रिंट जो है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे कहाँ से डेवलप हुआ, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो in this chapter we will look at the development of print from its beginning ईस्ट एशिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये यूरोप में और इंडिया में कैसे फैला, इनकी बात करें। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है। वो इमेज में किसके बारे में बताया गया है? इस इमेज में बताया गया है कि क्या कहते हैं कि बुक मेकिंग फ्रॉम द एज ऑफ प्रिंट, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट आने के पहले कैसे बुक बनता था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, छोटी सी बात है, इसको आप समझ लीजिए। फिर अब आगे बात करते हैं। अब चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। ठीक है, यहाँ के चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो देखा जाए तो जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट जो था, अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट जो था वो कहाँ पे आया था? चाइना में डेवलप हुआ। कहाँ पे? चीन। जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले डेवलप हुई वो कहाँ पे हुई? चाइना, जापान और कोरिया। जो सबसे पहले प्रिंट कहाँ पे डेवलप हुआ? चाइना, जापान और कोरिया। हाँ, अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि 594। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हाँ, और ये कौन सा सिस्टम था? ये हैंड प्रिंट। यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती थी वो कैसे होती थी? हैंड प्रिंटिंग। ओके, अब ये फ्रॉम एडी ऑन, मतलब फ्रॉम एडी 594 ऑनवर्ड, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। जैसे ये वुड ब्लॉक होगा, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता था? कलर कर दिया। इसके ऊपर मतलब कि उसका जो जिस भी कलर का जो भी चाहिए होता है, उस वुड ब्लॉक के ऊपर कलर कर दिया जाए। अब उस कलर के बाद में क्या कहते हैं, उस पे जो भी बनाना होगा, और फिर उसके ऊपर कागज रख दिया जाता था, उसके ऊपर वो पेपर रख दिया जाता था, और उस पेपर को प्रेस किया जाता था, उस पेपर को ही प्रेस किया जाता था या उसी को इस पे रब किया जाता था उस पेपर को, और उससे बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि प्रिंटिंग हो जाती। ठीक है, अर्लीस्ट चाइनीज बुक्स वर मेड इन द एकॉर्डियन स्टाइल। तो पेपर में पूछा जाएगा कि एकॉर्डियन स्टाइल क्या है, तो बता देना एकॉर्डियन स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे, अब क्योंकि इसमें क्या होता था, छपाई तो एक ही साइड हो सकती थी। जो छपाई होती थी, जो रबिंग करने पे जो छपाई हो सकती थी वो एक ही साइड होकर थी। तो ऐसे एक बड़ी सी क्या कहते हैं, समझ लो कि एक वो होती। अब इसको क्या कर देते हैं, ये मोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है? एकॉर्डियन स्टाइल का मतलब होता है कि ये वो चीजें होती हैं, ये ऐसी बुक होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एकॉर्डियन स्टाइल का मतलब होता है कि जो बुक्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते थे? मोल्ड, फोल्ड कर सकते थे। उनको हम क्या कर सकते थे? फोल्ड कर सकते। ठीक है, फोल्ड कर सकते थे आपस में ऐसे ऐसे, मतलब कि ये, हाँ, आपने देख रखा होगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे फोल्ड करते हैं। यहाँ पे कि जैसे ये पेपर होता है ना, एक ही साइड में सारी की सारी रही और उसको आपस में क्या कहते हैं कि ऐसे फोल्ड कर दो। हम्म, ऐसे यहाँ पे, मतलब सॉरी, यहाँ पे इसको, फिर यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दो। मतलब ये फोल्ड होता था, एक ही साइड में प्रिंट होता था, इधर ही प्रिंट होगा, पीछे साइड में नहीं। अब फिर से ऐसे फोल्ड कर दो तो ये जो फोल्डेड होते थे, तो ये है बस। एकॉर्डियन स्टाइल का मतलब होता है फोल्डेड, फोल्डेड बुक होती थी। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द दिस प्रिंटेड मटेरियल। एक्चुअल में क्या कहते हैं कि जो चाइना जो था, वहां पे क्या कहते हैं कि सिविल सर्विस में भर्ती करने के लिए बच्चों को, सिविल सर्विस में लोगों को भर्ती करने के लिए एग्जाम होते थे। सिविल सर्विस में भरने के लिए लोगों को भर्ती करने के लिए उसमें क्या होता था? एग्जाम होते थे। तो उस एग्जाम को देने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ता था। तो जब वो बच्चे पढ़ते थे तो उनके उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? बुक्स की जरूरत पड़ती थी। इसलिए क्या कहते हैं कि जो मेजर प्रोड्यूसर, जो
जो मेजर प्रोड्यूसर जो था वो क्या कहते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल का, इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे सिविल सर्विस एग्जाम दे, ठीक है। मर्चेंट्स भी यूज करते थे प्रिंटेड मटेरियल को अपने हर दिन के लाइफ में। वहां के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो लोग भी अपना लेखा जोखा रखने के लिए, हर चीज ट्रेड के इंफॉर्मेशन को जानकारी के लिए वो लोग भी प्रिंटेड मटेरियल का यूज करते थे। संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। अच्छा, जो संघाई था, जो संघाई मतलब जो शहर, वहां पे चीन में संघाई नाम का एक शहर है, वो क्या कहते हैं कि हाँ, वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को क्या कहते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को चलाने के लिए नए प्रिंट कल्चर को वहां पे एक प्रकार से हब बच, क्योंकि यहीं पे क्या कहते हैं कि रीडिंग कल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जैसे जैसे प्रिंटेड मटेरियल आने लगे, वैसे वैसे रीडिंग कल्चर भी डेवलप होने लगा, ठीक है। रीडिंग कल्चर डेवलप होने लगा, और वेस्टर्न पेंटिंग जो थी, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आने लगी थी। इसकी वजह से धीरे धीरे जो संघाई था वो प्रिंट कल्चर का एक प्रकार से हब बन चुका। और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, हाँ, बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 एंड 770। तो यानी कि जापान में क्या कहते हैं कि जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब पहुंची, जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो पहुंची है वो क्या कहते हैं कि एडी 768 में पहुंची। जापान में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब पहुंची है, एडी एडी 70 इस एडी 768 में पहुंची है या 770। ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो थी, ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो थी उसका नाम है डायमंड सूत्र, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र थी, ठीक है, ये बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र थी। और ये कब प्रिंट किया गया था, 868 में, 868 में print किया गया। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया एकॉर्डियन बुक। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो लोग होते थे इस बुक के, जब जैसे मान लो बुक तो लिखते थे, बुक को तो छपाई हो जाती थी, लेकिन कुछ चीजें क्या होता है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब होता है हाथों से क्या कहते हैं कि, हाँ, हाथ से क्या कहते हैं कि उसको बढ़िया से लिखना, ठीक है, बढ़िया से क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे से राइटिंग में लिखना, तो उसी को बोलते हैं कैलीग्राफी। और ये जापान में कैसे क्या कहते हैं कि प्रिंट हुआ, वो भी मैंने बता दिया कि चाइना ने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस कब किया था, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 768 में, ठीक है, 768 या 770 में उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो थी वो क्या, हाँ, 868 में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जिसमें क्या कहते हैं कि 6 शीट्स थी, 6 शीट्स थी ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन द टेक्सटाइल्स, हाँ, प्लेइंग का, अच्छा, टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड, इन सब पे क्या कहते हैं कि पिक्चर्स को प्रिंट किया गया। ये सारी बातें यहाँ तक आ गई, ठीक है। हाँ, मनी इन मेडिएवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड। तो जो जापान में क्या कहते हैं कि और भी जो मेडिएवल जापान में क्या हुआ, जो पोएट्स वगैरह थे या प्रोज राइटर्स थे, इन्होंने भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि धीरे धीरे चीजों को पब्लिश किया। और बुक जैसे जैसे पब्लिशर बढ़ते गए, जैसे जैसे पब्लिशर बढ़ते गए, बुक क्या होती गई, सस्ती होती गई, सस्ती होती गई, ठीक है। आगे, प्रिंटिंग ऑफ द विजुअल मटेरियल लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिश प्रैक्टिसेस। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं कि जो विजुअल मटेरियल का जब प्रिंटिंग होने लगा, विजुअल मटेरियल का जब प्रिंटिंग होने लगा, तो इसकी वजह से और भी ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि पब्लिशर बढ़ने लगे। इन द लेट 18th सेंचुरी, इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स, ईडो, ईडो जिसको बाद में टोक्यो बोला जाने लगा, आजकल इस सिटी को क्या बोला जाता है, टोक्यो बोला जाता है। अर्बन सर्कल्स, हाँ, at Edo illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture। तो क्या कहते हैं कि इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जो किसको शो करता है, अर्बन कल्चर को शो करते थे, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, हाँ, क्या नाम है, कॉर्टिजन्स, कॉर्टिजन्स मतलब होता है दरबारी, हाँ। और क्या कहते हैं कि टी हाउस गैदरिंग, इन सब जगह पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो अर्बन सर्कल्स में भी पब्लिशर्स बढ़ते, मतलब कि यहाँ पे इन सब के लिए क्या कहते हैं बुक का पब्लिशिंग होने लगा। अलग अलग टाइप के बुक्स वुमेन पे लिखी जाने लगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखे जाने लगे, कैलकुलेशंस पे लगे जाने लगे, टी सेरेमनी होने लगी, ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट, ये सब जो प्रॉपर एटिकेट से हर कैसे खाना बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, ये सारी बुकों में बताया जाने लगा, ठीक है। यहाँ तक बताया जाना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम्म, किता गावा फुटामारो, ये क्या कहते हैं ईडो में ये पैदा हुए थे। और इन्होंने क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, वॉज वाइडली नोन फॉर, अच्छा सॉरी, पैदा हुए थे हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आर्ट कॉल्ड उकियो।
उकियो तो यानी कि उकियो कहाँ का है, एन उकियो प्रिंट बाई किटागावा उतावा। तो उकियो प्रिंट कहाँ का है, जापान का है, बस इतना यहाँ पे। ठीक है, उकियो प्रिंट कहाँ का है, जापान का है। कितना क्लियर है, तो ये सारी चीजें यार। ओके, अब आगे, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हुआ। अब आगे देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे धीरे धीरे यूरोप में कैसे आया, ये प्रिंट कल्चर कैसे यूरोप में आया। देखो, इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच द यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। और हमें पता है कि सिल्क रूट के थ्रू पहले बहुत सारे सामान जाते थे, बहुत सारा व्यापार हुआ करता था। हाँ, सिल्क रूट के थ्रू चाइना से यूरोप में बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। तो उसी सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर भी क्या कहते हैं कि कहाँ पे पहुंचा, यूरोप पहुंचा। उसी सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर भी क्या कहते हैं कि 11th सेंचुरी में यूरोप पहुंचा। अब क्योंकि वहां पे जो पेपर पहुंचा, जब पेपर पहुंचा तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट से लिखना शुरू किया। ठीक है, जब चाइनीज पेपर क्या कहते हैं कि वहां पे जब चाइनीज पेपर यूरोप पहुंचा, चाइनीज पेपर रीच द यूरोप वाया सेम रूट मतलब सिल्क रूट के थ्रू। पेपर मेड पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। जब वहां पे पेपर पहुंचा तो लोगों ने हाथों से लिखना शुरू कर दिया, केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। हाँ, लेकिन 1295 में 1295 में मार्को पोलो, ये इटली के रहने वाले थे, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो वो क्या कहते हैं कि जो मार्को पोलो थे, वो चाइना वापस जाते हैं 1295। जब वहां पे वापस जाते हैं तो क्या होता है, चाइना ऑलरेडी है द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो चाइना में क्या था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। चाइना में कैसी टेक्नोलॉजी पहले से ही फैली हुई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पहले ही फैली हुई। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक टू विद हिम, यानी बैक विद हिम। तो मार्को पोलो ने क्या किया, मार्को पोलो ने क्या कहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए। मार्को पोलो उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए। ठीक है, मार्को पोलो उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए। कब ले गए, 1295 में। नाउ इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग द बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, यानी कि अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या कहते हैं कि 1295 में क्या कहते हैं कहाँ पहुंच चुका है, यूरोप पहुंच चुका है। एंड soon the technology spread the other parts of Europe। और धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप में और फैल गई, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी यूरोप में फैल गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। तो देखो, जो लग्जरी एडिशंस थे वो अभी भी क्या कहते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव, हाँ बहुत ही एक्सपेंसिव एनिमल्स के जो क्या कहते हैं कि वो लेदर होते हैं, यानी कि स्किल्स होते हैं। एनिमल्स के स्किल्स, वेलम का मतलब होता है स्किल्स ऑफ, मतलब कि एक पैचमेंट होता है जो बनाया जाता है, स्किल्स ऑफ एनिमल्स से बनाया जाता है। तो उस पे अभी भी ये हैंड रिटन हो रहा है, अभी भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पे नहीं की जा रही। जो लग्जरी एडिशन थे अभी भी क्या कहते हैं कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उसमें नहीं की जा रही थी, उसमें अभी भी लिखे जा रहे थे। हाँ, मीट फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरी which scoffed at printed books at cheap vulgarities। तो यानी कि क्या कहते हैं कि जो वो सस्ती बुकों को नहीं खरीदा करते थे, सस्ती बुक्स को नहीं खरीदा करते थे, तो जो लग्जरी एडिशंस होते थे वो किसके द्वारा यूज किया जाने लगा, हाँ लग्जरी एडिशन जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो यूज करते थे, वेलम। ठीक है, वेलम, वेलम क्या होता है, एक मतलब समझ लो कि कहते हैं कि कागज जैसा ही होगा। तो ये जो पैचमेंट जो बनाया गया, पार्चमेंट जो बनाया जाता है, किससे बनाया गया, पार्चमेंट जो बनाया गया क्या कहते हैं कि वेलम से बनाया, सॉरी उसको स्किन ऑफ एनिमल से बनाया। ठीक है, ओके। अब ये अरिस्टोक्रेटिक सर्कल के लिए यूज किया जाता है, ये जो हैंड रिटन एंड लग्जरी एक्सपीरियंस, ये वैल्यू जो होता है ये अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के लिए यूज किया जाता है, रिच मोनास्टिक के लिए। मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन ब्रॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। और उन्होंने जो मर्चेंट क्या कहते हैं कि जो प्रिंटेड कॉपीज होते थे, जो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो होते थे वो सस्ती सस्ती प्रिंटेड कॉपी यूज करते थे, वो सस्ती प्रिंटेड कॉपी यूज करते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड्स बुक की बढ़ती गई, जैसे जैसे डिमांड बुक की बढ़ती गई, जो बुक सेलर्स थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे कि पूरी दुनिया में अपना क्या कहते हैं कि बुक्स भेजना शुरू कर दिया, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यूरोप से बुक का एक्सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे बुक फेयर होने लगे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, जो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट का जो प्रोडक्शन है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगा इन द न्यू न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। एक्सपेंडेड डिमांड को ये
एक्सपेंडेड डिमांड, जितना डिमांड बढ़ रहा था, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा था, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी क्या कहते हैं कि हाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखे जाते थे, प्रिंटिंग भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर solely employed by wealthy और influential backgrounds। तो पहले क्या होता था, पहले जो जितने भी हैंड राइटर्स होते थे या स्क्राइब्स होते थे, जो हैंड राइटर्स होते थे या स्क्राइब्स होते थे, उनको केवल राजा वगैरह ही क्या कहते हैं हायर करते थे, उनको केवल राजा अकेले, राजा वगैरह लोग ही या जो अमीर लोग होते थे वही लोग हायर करते। बट अब क्या हुआ, अब जब इतना ज्यादा बुक की डिमांड बढ़ गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बुक सेलर्स थे उन्होंने भी हैंड राइटर्स को अपने पास में रखना शुरू कर दिया, उनको जॉब देना शुरू कर दिया। ठीक है, हैंड राइटर्स और क्या कहते हैं स्क्राइबर्स को भी उन्होंने क्या कहते हैं कि जॉब देना शुरू कर दिया। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। कभी कभी तो एक एक बुक सेलर के लिए क्या कहते हैं कि एक एक बुक सेलर के लिए क्या कहते हैं कि काफी सारे क्या कहते हैं कि स्क्राइब्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिकजी ऑफ कोरिया इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स प्रिंटेड बाय मूवेबल मेटल टाइप। तो ध्यान रख लो, जिकजी कहाँ का है, कोरिया का है। जिकजी कहाँ का है, कोरिया का है। मैच करने को आ सकता है कि जिकजी लिख दिया चाइना, जापान या कोरिया, तो बता देंगे जिकजी जो है वो कोरिया की बुक है, जिसको बनाया गया था मूवेबल मेटल टाइप, जिसको बनाया गया था मूवेबल मेटल टाइप से। इट कंटेन द इसेंशियल फीचर्स ऑफ जैन बुद्धिज्म। जैन बुद्धिज्म के फीचर्स को ये बताता है। अबाउट 150 monks ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया आर मेंशन्ड इन द बुक। इस बुक में क्या कहते हैं कि मॉन्क्स के बारे में बताया गया। ठीक है, इट वाज प्रिंटेड in the late 14th century, while the first volume of this book is unavailable, second one is available in the National Library of France। ठीक है, तो यहाँ तक हमें आप पता चल चुका कि ये जिगजी कहाँ की बुक है, कोरिया की बुक है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई। अब देखो, तो ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, वो क्या कहते हैं कि लोगों के नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, लोगों के नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, जितना लोगों को चाहिए होता था उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी। कॉपीइंग वाज एन एक्सपेंसिव लेबोरियस। अब क्योंकि कॉपी करना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ज्यादा काम लगता था, और उसमें टाइम भी कंज्यूम करता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, awkward टू हैंडल। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे वो बड़ी जल्दी से खराब होने के चांसेस होते थे, वो क्या कहते हैं उनको हैंडल करना भी उतना आसान नहीं था। कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजिली। अब क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरा, और ये क्या कहते हैं कि इनको बड़े आसानी से रीड भी नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं रीड किया जा सकता था, क्योंकि लोगों के अलग अलग राइटिंग होती थी, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता। दियर सर्कुलेशन देयर को रिमेंड लिमिटेड। इस वजह से जो क्या कहते हैं कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथों से लिखे जाने वाली चीजें थे, इनका क्या कहते हैं सर्कुलेशन लिमिटेड था। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो सर्कुलेशन लिमिटेड ही क्यों था, तो बता देंगे। पहला, इसको लिखना, इसको कॉपीइंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेबोरियस था और टाइम कंज्यूमिंग। साथ में ही हम बताएंगे कि कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते थे, उनको हैंडल करना थोड़ा सा बेकार, मतलब कि awkward होता था। और क्या कहते हैं कि साथ में ये इसको इजिली रीड भी नहीं किया जा सकता। विद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ बुक, जैसे जैसे बुक बुक का डिमांड सॉरी जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ता गया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। और वैसे ही वैसे वैसे जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलर होता गया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी पॉपुलर होता गया। बाय द अर्ली 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textiles। तो पहले क्या हुआ, पहले क्या कहते हैं कि वुड ब्लॉक्स को यूज किया जाने लगा था इसमें टेक्सटाइल में प्रिंट करने के लिए, हाँ प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट करने के लिए एंड रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये सबको प्रिंट करने के लिए या सिंपल सिंपल और ब्रीफ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए पहले यूज किया जाने लगा। लेकिन there was a clearly great need for even quicker and cheaper reproduction of text। लेकिन और भी ज्यादा जरूरत थी कि और भी ज्यादा तेजी से क्या कहते हैं कि ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन किया जाए। दिस कुड ओनली बी इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो और ज्यादा प्रोडक्शन तभी मीट किया जा सकता था, और ज्यादा नीड को तभी फुलफिल किया जा सकता था जब नई प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। जर्मनी में क्या कहते हैं कि जोहान गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया।
1430s में क्या कहते हैं कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आया, जर्मनी। ठीक है, पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आया, जर्मनी में आया। किसने बनाया था, जोहान गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इन द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में जो चाइनीज पेपर पहुंचे, पहले पेपर पहुंचे कहाँ पे पहुंचे, सिल्क रूट के थ्रू के कहते हैं कि यूरोप। 1295 में जब मार्को पोलो वापस जाता है, कहाँ पे जाता है, इटली में। जब मार्को पोलो इटली वापस जाता है तो वो अपने साथ में क्या कहते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का क्या कहते हैं कि नॉलेज भी लेकर के जाता है। कौन सी प्रिंट टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेकर के जाता है, वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब जो लोगों के जो डिमांड बढ़ रही थी बुक सेलर्स के, हाँ या तो, हाँ, और बुक सेलर्स स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू स्क्राइब। जैसे जैसे लोग बुक का डिमांड बढ़ता गया, बुक का डिमांड बढ़ता गया, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया था किसको, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन थे, स्क्राइब्स का मतलब होता है कि जो लिखने वाले लोग थे, और हैंड राइटर्स को इन्होंने जॉब दे दी। बट प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो ज्यादा लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ज्यादा लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से उनके इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को लाना जरूरी था। जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी। वो प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लाया गया, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा लाया गया, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा लाया गया। अब ये जोहान गुटेनबर्ग हैं कौन, हाँ, अब यहाँ पे समझना है कि जोहान गुटेनबर्ग है। जो गुटेनबर्ग वाज अ सन ऑफ मर्चेंट, ये एक व्यापारी के बेटे थे, ये एक व्यापारी के बेटे थे। एंड ग्रीव अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, और यहाँ ये जहाँ पे पैदा हुए थे वहां पे बहुत बड़े बड़े खेत। ठीक है, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलाइव प्रेसेस। इन्होंने केवल और केवल वो देख रखे हैं कि कहते हैं कि तेल और ओलाइव वगैरह की मशीनें देख रखी थी इन्होंने, तेल वगैरह की जो ये मशीनें देख रखी थी। सब्सिक्वेंटली ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। धीरे धीरे इन्होंने क्या कहते हैं कि स्टोन को पॉलिश करने के क्या कहते हैं कि ही सीखा। फिर धीरे धीरे ये स्टोन को पॉलिश करते करते, मतलब कि इसको जब स्टोन को पॉलिश करते करते ये गोल्ड स्मिथ, अच्छे गोल्ड स्मिथ बन गए। फिर ऑल्सो इन्होंने, मतलब कि फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि क्रेप क्रिएट लेड मोल्ड्स, मतलब जो शीशे से क्या कहते हैं कि छोटे छोटे चीजें बनाने का, लेड मोल्ड्स क्रिएटिंग, फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, छोटी छोटी चीजें बनाने का उन्होंने क्या कहते हैं कि शीशे से बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी चीजें बनाने की टेक्निक्स इन्होंने सीखी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बनाने की टेक्निक्स इन्होंने सीखी। ड्राइंग on this knowledge, Gutenberg adopted existing technology to design his invention। तो इन्होंने अपना ये जो नॉलेज था कि पॉलिशिंग स्टोन, स्टोन को पॉलिश करने का, जो ये गोल्ड स्मिथ थे, और साथ में ही इन्होंने जो ये जो शीशे से छोटी छोटी चीजें बनाना जो इन्होंने सीखा था, लेड से जो छोटी छोटी चीजें बनाना सीखा था, इस नॉलेज का यूज इन्होंने किया। और क्या कहते हैं कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पहले से ही थी ठंडी की, और मतलब कि इसकी इनकी जो ओलाइव प्रेस वाली जो टेक्नोलॉजी थी, ओलाइव प्रेस वाली जो टेक्नोलॉजी थी, उसका यूज करके इन्होंने क्या किया, उसका यूज करके इन्होंने क्या कहते हैं कि एक नया प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। इन्होंने ओलाइव प्रेस वाला जो टेक्नोलॉजी था उसका यूज करके इन्होंने एक नया प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। द ओलाइव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग। तो जो ओलाइव प्रेस था इसने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल दिया। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग मेटल टाइप्स ऑफ द लेटर्स, हाँ, मेटल टाइप्स फॉर लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो जो अल्फाबेट के जो लेटर्स जैसे ए बी सी डी, इन सबको बनाने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, जो मोल्ड्स, जो जो लेड मोल्ड थे उनका यूज किया। अभी मैंने बताया था लेड मोल्ड से वो छोटी छोटी चीजें बड़े आसानी से बना सकते थे, ये सारी। By 1848, सॉरी, by 1448, गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। उन्होंने अपना सिस्टम बहुत अच्छे से बना लिया। 1448 तक भर में उन्होंने पूरा सिस्टम अपना बढ़िया से बना लिया। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहला बुक प्रिंट किया वो कौन सा था, बाइबल। और उन्होंने लगभग लगभग इसकी 180 कॉपी बनाई थी, प्रिंट की थी। एंड इट टू 3 इयर्स टू प्रोड्यूस। और इनको बनाने में, ये 180 कॉपी बाइबल की बनाने में 300 साल लग गए थे, सॉरी, तीन तीन साल लग गए थे, सॉरी, 300 साल नहीं, 3 साल लगे। बाई द स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, उस टाइम की बात करें, अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ये बढ़िया फास्ट प्रोडक्शन था। उस टाइम पे क्या कहते हैं कि ये फास्ट प्रोडक्शन था। ठीक है, तो जोहान गुटेनबर्ग ने ओलाइव प्रेस टेक्नोलॉजी का यूज किया, और क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस बना दी। The new technology did not entirely replace the existing art of
प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड। तो जो ये नया प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी आया, क्या इसने पूरी तरीके से जो बुक प्रोडक्शन जो हाथ से होता था क्या उसको हटा दिया क्या? नहीं। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन द अपीयरेंस एंड लेआउट। तो शुरू शुरू में जो ये प्रिंटेड बुक्स थी ना, जो ये प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बनाई गई बुक्स थी, वो भी शुरू शुरू में कैसे दिखाई देती थी? हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ही दिखाई, हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ही दिखाई देती थी। हाँ ठीक है। द मेटल लेटर्स, जो मेटल लेटर जो उन्होंने बनाए थे, मेटल लेटर्स इनिशिएटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। जो मेटल लेटर्स जो बनते थे वो भी क्या कहते हैं कि पहले वैसे ही बनते थे जैसे हैंड रिटन स्टाइल में ही होते। बॉर्डर्स वर एलिमिनेटेड बाई हैंड विद पॉइलेज एंड अदर पैटर्न। तो फिर क्या होता, जो बॉर्डर, जो बुक के बॉर्डर्स होते थे उसको हाथ से ही बनाना पड़ता था। इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड, और जो चित्र होते थे उनको पेंट किया जाता था। चित्र को क्या किया जाता था? पेंट किया जाता था। मतलब हाथों से पेंट किया जा रहा है, मतलब उनको प्रिंट नहीं किया जा रहा। मतलब आधा काम तो क्या कहते हैं प्रिंटिंग भी चल रहा था, और आधा काम क्या कहते हैं कि हाथों से भी किया जा रहा था। इन द बुक्स painted for rich space for decoration was kept blank on the printed page। तो जो जो अमीरों के लिए जो बुक बनती थी उसमें स्पेस छोड़ दिया जाता था। जो अमीरों के लिए जो बुक प्रिंट होती थी, जो अमीरों के लिए बुक प्रिंट होती थी उनमें स्पेस छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि जहाँ पे प्रिंटेड, जहाँ पे डेकोरेशन के लिए जो होता है वो पेज छोड़ दिए, डेकोरेशन के लिए प्लेसेस छोड़ दिए जाते हैं। ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन। अब वो जो परचेजर है वो अपना डिजाइन चूज करेगा और उसको वैसे ही वो पेंट करवा लेगा। एंड डिसाइड ऑन पेंटिंग स्कूल दैट वुड, हाँ वो अपने हिसाब से वो पेंट करवा ले। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे, इन 100 ईयर्स, हाँ, इन द 100 ईयर्स, मतलब कि जब हम 1448 से बात करते हैं और 1550, यानी कि 1450 से लेकर के 1550 तक की बात करें, प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। तो वो इटली से धीरे, सॉरी, जर्मनी से वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए। वो जर्मनी से धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल गए। प्रिंटर्स फ्रॉम द जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्री सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेस। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को क्या कहते हैं कि नए नए प्रेसेस स्टार्ट हो गए वहां पे यूरोप में। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ कि बुक प्रोडक्शन भी क्या हुआ, बढ़ता चला, वैसे वैसे बुक प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। इन सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, हाँ, 100 मिलियन कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। तो क्या कहते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि लगभग लगभग 20 मिलियन कॉपीज, कितनी, 20 मिलियन कॉपी बनी प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, और वो पूरे यूरोप में फैल गई। द नंबर वेंट टू, अब 16th सेंचुरी में ये 200 मिलियन कॉपी। तो नंबर ऑफ बुक्स के कहते हैं कि 16th सेंचुरी में तो 200 मिलियन कॉपी। तो धीरे धीरे दिस शिफ्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंटर रेवोल्यूशन। जो ये हैंड प्रिंटिंग से जो मशीन पे आ गए, हैंड प्रिंटिंग से जो मशीन पे आ गए, तो इसे के कहते हैं, इसे क्या बोला गया, मैकेनिकल, इसे ही बोला गया प्रिंट रेवोल्यूशन। इसे ही क्या बोला गया, इसकी वजह से क्या है, प्रिंट रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को, इस चित्र को देखो, देखो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है इसको देखो। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो बनाया गया था, क्या नाम है कि गुटेनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया था, ये यही है। ये गुटेनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, तो जिसमें ये देखो ये फ्रेम है, और फिर यहाँ पे ये स्क्रू है, ये हैंडल है, ये हैंडल है, और यहाँ पे ये प्लेटेन है। प्लेटेन जो होता है, प्लेटेन एक लकड़ी का टुकड़ा सा है। प्लेटेन एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके नीचे पेपर रखा होता है, उसके नीचे क्या होता है, पेपर रखा होता है। प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर द पेपर। ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग ब्लॉक रखा होता है। तो अब प्लेटिन क्या होता है, पेपर में अगर पूछा जाए कि प्लेटिन क्या होता है तो हम बताएंगे प्लेटिन, द लेटर प्रेस प्रिंटिंग। इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटिन इज, हाँ, प्लेटिन इज अ बोर्ड इन विच, हाँ, विच इज प्रेस्ड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट इम्प्रेशन फ्रॉम टाइप। यानी कि क्या कहते हैं कि जिसको जिसको दबाया जा रहा होता है उसे ही प्लेटिन कहा जाता है। ठीक है, ये ना, ठीक है, जो प्लेटिन होता है वो पेपर के ऊपर होता है, उसी को प्रेस किया जाता है। क्लियर है, फ्रॉम द टाइप एट वन टाइम इट इज यूज्ड टू वुडन बोर्ड। और इसको पहले इस वुडन बोर्ड की तरह से यूज किया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कहते हैं बाद में इसको स्टील का बना दिया गया। बाद में ये जो कहते हैं कि जो बोर्ड था यानी कि जो प्लेटन था वो स्टील का बना दिया गया। ठीक है, अब ये आपको ये प्रिंटिंग पेज ये दिखाया जा रहा है, ये गुटेनबर्ग ने जो फाइबर की बुक बनाई तो इसको दिखाया जा रहा है। ये सारी बातें आ गई यहाँ पे।
अब फिर ये क्या कहते हैं कि और आगे बताया जाए अ प्रिंटर वर्कशॉप, यहाँ पे ये प्रिंटर का वर्कशॉप दिखाया जा रहा है, ठीक है। बताया जा रहा है कि इस वर्कशॉप में सारे के सारे काम एक ही रूप के अंदर हो रहा है, सारे के सारे काम क्या कहते हैं कि एक ही छत पे हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग चल रही है, यहाँ पे प्रिंटिंग चल रही है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि लिखने का काम, सजावट का काम हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो मटेरियल्स है वो पड़े हुए हैं, यहाँ पे बुक बाइंडिंग के लिए पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि वो कागज तैयार कर रहे हैं, तो मतलब कि अब यहाँ पर भी उसमें क्या कहते हैं बनावट चाहिए लगे। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं कि एक ही जगह पे हो रहा है, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि कंपोजिशन। हाँ, कंपोजिटर, हाँ देखो ये कंपोजिटर कंपोजिट कर रहे हैं चीजों को। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, while on the left galleys is are being prepared, यहाँ पे वो जो क्या कहते हैं कि ये लोग बना रहे हैं, गैलीज बना रहे हैं जो ये ऊपर से। तो कंपोजिटर क्या होता है? द पर्सन हु कंपोजेस द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए जो टेक्स्ट कंपोज करते हैं। तो देखो ये लोग कंपोज कर रहे हैं ना, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि टेक्स्ट को कंपोज कर रहे हैं कि कैसे चीजों को क्या क्या प्रिंट करना है। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इन द बैकग्राउंड द प्रिंटर्स आर टर्निंग द स्क्रू ऑफ द प्रेस, तो ये देखो स्क्रू को बना रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। गैली का मतलब होता है मेटल फ्रेम, गैली का मतलब क्या होता है? मेटल फ्रेम होता है इन विच टाइप्स ऑफ लेड एंड टेक्स्ट कंपोज। ये मेटल फ्रेम होते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि चीजों को रखा जाए। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक ये पता हो, ठीक है। अब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन, अब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट क्या। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमने क्या कहते हैं कि हैंड रिटन टेक्नोलॉजी से हाथ से प्रिंट करने की बजाय, हाथों से लिखने की बजाय हम लोग क्या कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन? प्रिंट रिवॉल्यूशन इट वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये केवल और केवल इसने इसने जो प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या किया, केवल और केवल बुक को बनाने का टेक्निक नहीं दिया, केवल और केवल बुक को बनाने का टेक्निक नहीं दिया, बल्कि लोगों के जीवन को ही चेंज कर दिया, लोगों के जीवन को चेंज कर दिया। हाँ, हाँ, रिलेशनशिप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, उनके नॉलेज को चेंज कर दिया। और उनका कैसे, उनका इंस्टीट्यूशंस के साथ में किसी भी, उनका किसी अथॉरिटी के साथ में कैसा रिलेशन था, उन सारी चीजों को उसने चेंज कर दिया, उस सारी चीजों को उसने चेंज कर दिया इसने। ये जो क्या कहते हैं कि जो नया डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर बहुत सारा चीजें चेंज कर दी, ठीक है। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। तो फिर क्या आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि एक नई रीडिंग आज मतलब कि एक पब्लिक आ जाती है जो रीड करने के लिए तैयार है, जो क्या कहते हैं कि पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। विद द प्रिंटिंग प्रेस न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज, धीरे धीरे क्या हुआ कि रीडिंग पब्लिक आने लगी, ठीक है, जो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लाने लगी। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक, जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ना शुरू हुआ तो वो कॉस्ट क्या होता गया, कम होता गया, बुक का कॉस्ट कम होता गया। टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, जितना टाइम हाथ से लिखने में लगता था तो वो सब क्या हुआ, काफी कम हो गया, वो टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर इज, और क्या कहते हैं कि एक ही बुक की बहुत सारी कॉपी बड़े आसानी से अब बनाई जा सकती थी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। तो क्या कहते हैं कि बुक्स क्या हो गई और सस्ती होती गई और सस्ती होती गई, और क्या कहते हैं कि वो लोगों तक बड़े आसानी से पहुंचती चली गई। एक्सेस टू द बुक्स क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि जो ये बुक का जो एक्सेस जब बढ़ने लगा तो एक नया कल्चर आ गया, रीडिंग का एक कल्चर आ गया। रीडिंग, पहले रीडिंग क्या होती थी, पहले रीडिंग क्या होती थी, केवल बड़े लोग करते थे, जो इलाइट होते थे वही लोग करते थे, कॉमन पीपल नहीं कर पाते थे। कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, लेकिन पहले के जो लोग मतलब जो कॉमन पीपल होते थे वो ओरल कल्चर में रहते थे, और जो इलाइट होते थे वो क्या कहते हैं कि वही केवल रीडिंग करते थे, उन्हीं के पास बुक वगैरह होती। दे हर्ड sacred text read out, ballads recited and folk tales narrated, यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो जो जो क्या कहते हैं कि जो टेक्स्ट वगैरह होते थे इनको बस केवल बोल करके सुनाया जाता था, जो कॉमन पीपल थे बैलेट्स को रिसाइट किया जाता था, और जो folk टेल्स थे उनको बताया जाता था, बस इतनी चीजें हैं। वो कभी बुक वगैरह रीड नहीं करते थे। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, जितना भी नॉलेज कॉमन पीपल में ट्रांसफर किया जाता था वो कैसे ट्रांसफर किया जाता था, ओरली ट्रांसफर किया जाता था। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी, एंड वो लोग एक साथ में ही क्या कहते हैं कि स्टोरी सुनते थे या एक परफॉर्मेंस देखते थे, ठीक है। दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली,
और वो लोग अब कभी अपन अकेले में बुक पढ़ते नहीं थे, साइलेंटली पढ़ते नहीं थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, हाँ, बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, बुक एक्सपेंसिव तो थी ही थी, दे कुड नॉट प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। और जो क्या कहते हैं कि मतलब कि प्रिंट के पहले बुक्स क्या कहते हैं कि सफिशिएंट नंबर में भी नहीं हुआ करते। नाउ बुक्स शुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। अब क्या कहते हैं कि ये जो भी बुक्स होंगी वो क्या कहते हैं वाइडर सेक्शन तक पहुंचेंगी। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम। अब तो प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, हियरिंग पब्लिक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, रीडिंग पब्लिक। जो हियरिंग पब्लिक, पहले जो लोग सुनने ही आया करते थे, अब वो लोग क्या कहते हैं कि सुनने के बजाय क्या कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल। क्या ये जो रीडिंग पब्लिक, हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक हो जाना क्या बहुत सिंपल था क्या, नहीं। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय लिटरेट। तो बुक्स कौन पढ़ सकता था, वही लोग पढ़ सकते थे जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्री वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी तक जो लिटरेसी रेट था वो क्या था, बहुत ही कम था, लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। तब कैसे, तब पब्लिशर्स ने कैसे कॉमन पीपल को बुक की तरफ लाया, कैसे उन्होंने उनका ध्यान खींचा। टू डू दिस दे डू कीप इन माइंड वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रिंटेड वर्क का वाइडर रीच होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इवन दो हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स एंड बीइंग रीड आउट। यानी कि क्या कहते हैं कि जो लोग क्या कहते हैं कि बुक को नहीं मतलब कि पढ़ सकते, वो कम से कम लिसन करके ही इंजॉय कर सके। तो इसलिए क्या कहते हैं कि उन्होंने ये सब दिमाग में रखते हुए बुक को प्रिंट किया। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो गीत होते थे, बैलेट्स मतलब होता है गाने होते हैं, तो ठीक है, बैलेट्स का मतलब होता है ये देखो, हाँ, कुछ गाने होते हैं या फॉल्क टेल्स होते हैं, जो गाने होते हैं उन्होंने उसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, बैलेट्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया, फॉल्क टेल्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया। सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। अच्छा, ये जो बुक आती थी उसके साथ में क्या कहते हैं बहुत सारे उसमें पिक्चर्स भी डाल दिए जाते थे। जो ये बुक्स आती थी उनके साथ में बहुत सारे पिक्चर्स भी डाल दिए जाते थे, ताकि लोगों को क्या करे कि क्या कहते हैं कि वो अट्रैक्ट करे, वो बुक लोगों को अट्रैक्ट करे। These were then sung and recited gatherings in the villages and in the taverns in the town। तो फिर क्या होता था, ये बुक्स क्या होती थी, जो ये बैलेट्स होते थे उनको गाया जाता था, या जो फॉल्क टेल्स होते थे उनको रिसाइट किया जाता था जब गांव में लोग इकट्ठा होते थे। और इन टैवर्न्स इन द टाउन। अब ये टैवर्न क्या होता है, ये टैवर्न वो जगह होती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, ये क्या कहते हैं अल्कोहल को ड्रिंक करने के लिए या खाने पीने के लिए, आप या अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करने के लिए, जब जहाँ पे इकट्ठा होते थे शहरों में, उसे ही क्या बोला गया, टैवर्न बोला, ठीक है। टैवर्न वगैरह में यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये चित्र वाले जो कहानी, चित्र वाली बुक्स होंगी वो सब पढ़ी रहेंगी तो लोगों को समझ में आने लगेगी ज्यादा। ओरल कल्चर वॉज दस एंटर्ड प्रिंट। यानी कि जो ओरल कल्चर था वो प्रिंटेड होने लगा। अब वो जो ओरल कल्चर था वो क्या होने लगा, प्रिंट होने लगा, और जो प्रिंटेड मटेरियल थे वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि ओरली ट्रांसफर किए जाने लगा। क्या, जो पहले कहानियां बताई जाती थी, जो कहानियां बताई जाती थी, अब उनको क्या किया जाने लगा, प्रिंट किया जाने लगा, और वो जो प्रिंटेड मटेरियल थे उनको फिर से कहानियों के तरीका लोग कहानियों से बताने लगे, ठीक है। तो यानी कि ये ज्यादा रीच पे पहुंचने लगा, लोगों के पास में ज्यादा रीच। The line that separated the oral and reading cultures became blurred। यानी कि अब क्या कहते हैं कि ओरल और रीडिंग कल्चर के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब होने लगी। एंड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। यानी कि जो हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक दोनों की लगभग लगभग मिल चुकी थी, दोनों ही लगभग लगभग क्या हो चुकी थी, आपस में मिल चुकी थी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ इसमें, इसके कारण प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण और क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ द प्रिंट। अब क्या होने लगा, रिलीजियस डिबेट। प्रिंट क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी टू वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया। तो प्रिंट की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा आइडियाज का फैलना शुरू हो गया। और इन्होंने क्या कहते हैं कि नया वर्ल्ड बना दिया कहाँ पे, बातचीत करने का, डिस्कशन करने का, कि प्रिंट में क्या होगा कि लोग अपनी बातचीत को रख सकते हैं और वो डिस्कशन कर सकते हैं। इवन दोज हु disagreed with the established authority could now print and circulate their ideas। यानी कि जो लोग किसी भी अथॉरिटी से खुश नहीं है, जो किसी राजा से खुश नहीं है, हाँ, जो किसी व्यक्ति से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते थे, चीजों को प्रिंट कर सकते थे और उसको सर्कुलेट कर सकते थे अपने आइडिया को। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली।
और लोगों को अपने तरीके से सोचने पे मजबूर कर सकते थे। वो आप अपने तरीके से लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकते थे प्रिंट टेक्नोलॉजी की सहायता से, एंड मूव देम टू द एक्शन, और वो अपने तरीके से उनसे काम करवा सकते थे। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द लाइफ, और इसका एक अलग ही क्या कहते हैं कि अलग ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अब नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक, क्या सारे के सारे लोग प्रिंटेड बुक को क्या कहते हैं कि वेलकम कर रहे थे? नहीं, सारे के सारे लोग प्रिंटेड बुक को वेलकम नहीं कर रहे थे। एंड दोज हु डिड इट आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, और जिन्होंने बुक को वेलकम भी किया उनको भी डर था। मेनी वर अप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट easier access to the printed word and wider circulation of, बहुत सारे लोगों को ये डर था कि इसका जो इफेक्ट होगा, ये बड़े आसानी से ये जो इतनी जल्दी से ये बुक क्या कहते हैं फैलती चली जा रही है, इसका जो वाइडर सर्कुलेशन हो रहा था, तो कहीं ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर दिमाग में चेंज ना ला रहे, लोगों को दिमाग को चेंज ना करते। हाँ, इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर द वर्ड प्रिंटेड एंड रीड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। तो उन्होंने सोचा कि भाई बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अगर जो ये प्रिंट पे अगर कोई रोक नहीं लगाया, अगर ये जो प्रिंट हो रहा है अगर इस पे कोई रोक नहीं लगाया गया, तो लोग ऐसे ऐसे थॉट भी प्रिंट करेंगे जिसकी वजह से लोग रिबेलियस हो जाएंगे, लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे, और लोग इरिलीजियस थॉट्स के कहीं ना लोगों के अंदर आ जाए। ठीक है, लोगों के अंदर इरिलीजियस थॉट ना आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं कि इन सब की वजह से लोगों ने क्या कहते हैं कि प्रिंट कल्चर को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा प्रिंट की वजह से डरना भी शुरू किया। लोगों ने क्या कहते हैं कि प्रिंट की वजह से डरना भी शुरू किया कि कहीं लोग रिबेलियस ना हो जाए, किसी भी अथॉरिटी से रिबेलियस ना हो जाए, और वो इरिलीजियस थॉट लोगों के अंदर ना आने लगे। इफ that happened, the authority of valuable literature would be destroyed। तो अगर ऐसा हुआ तो जो क्या कहते हैं कि जो लिटरेचर होगा, जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटी एंड monarchs as well as many writers and artists, this anxiety was this anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature and had begun to circulate। यानी that had begun to circulate, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे रिलीजियस अथॉरिटीज, बहुत सारे मोनार्क जो राजा थे, क्योंकि लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था इन प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू, लोगों को इनके थ्रू क्या कहते हैं कि अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था, तो इस वजह से ये लोग डर गए थे, ये लोग डर गए थे, बहुत सारे राजा वगैरह ये सब डर गए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। Let us consider the implication of this in one sphere of the life in early modern Europe, यानी कि एंड नेमली रिलीजन। तो आप देखो रिलीजन के बेसिस पे देखो क्या फर्क पड़ा। देखो यहाँ पे रिलीजन में क्या हुआ, 1517 की बात है, 1517 की बात है, द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, ओके ध्यान रखना। इन 1517 रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticizing many of the practices and ritual of Roman Catholic Church। जो रोमन में कैथलिक चर्च थे उनकी क्या कहते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने 95 थीसिस लिख दी। उन्होंने कितने 95 थीसिस लिख दी। अच्छा, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस, जो ये क्या कहते हैं कि जो ये थीसिस लिखे थे इसका प्रिंटेड कॉपी उन्होंने क्या किया, चर्च डोर पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन द विटेनबर्ग। विटेनबर्ग में क्या कहते हैं कि उन्होंने इसको चर्च के डोर पे रख दिया। एंड इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, और उन्होंने क्या कहते हैं कि हाँ, चर्च को क्या कहते हैं कि बोला कि उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम लोग अपना ये जो चर्च का मतलब यहाँ पे कल्चर है यानी कि, और उन्होंने कहा कि भाई देखो कि आप लोग हमसे इस पे बात पे डिबेट कर सकते हो कि आपके अंदर मतलब कि इस रोमन कैथोलिक में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बोले कि हम इस पे डिबेट करने के तैयार हैं, मार्टिन लूथर ने बोला। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन द वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। और ये जो लूथर का जो राइटिंग था, ये जो लूथर के जो लिखे ये जो बुक थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई, और ये जो बहुत ज्यादा फेमस हुई और लोगों ने इसको काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड बिगिनिंग टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से जो जो चर्च था यानी कि ये दो पार्ट में बट गया। कौन कौन से पार्ट में बट गया, एक कैथोलिक में, एक तो पहले से ही कैथोलिक था ही था, और दूसरा वाला आ गया प्रोटेस्टेंट, जो ये सुधार वाले आ गए। ठीक है, प्रोटेस्टेंट कौन से थे, ये सुधार, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो पेपर में पूछा जाएगा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किसकी वजह से शुरू हुआ था, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो शुरू हुआ था
वो हुआ था कि कहते हैं कि मार्टिन लूथर के प्रिंट की वजह से, मार्टिन लूथर की कहते हैं कि जो 95 थीसिस उन्होंने लिखी थी उसकी वजह से। लूथर लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज। उनका जो ये क्या कहते हैं कि जो ट्रांसलेशन था वो लगभग वो कितना 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स, एक ही हफ्ते में या कुछ हफ्तों में 5000 से ज्यादा कॉपियां बिक गई। एंड अ सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन द 3 मंथ्स, और 3 ही महीने के अंदर उसका सेकेंड एडिशन भी देखने को मिला। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड, लूथर ने कहा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। और लूथर ने कहा, मार्टिन लूथर ने कहा कि भाई जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग क्या है, वो अल्टीमेट गिफ्ट है किसका, भगवान का दिया हुआ, और ये सबसे अच्छा भी है, सबसे अच्छा भी है, ग्रेटेस्ट वन भी है। ठीक है। और several scholars in fact think that print brought about new intellectual atmosphere। बहुत सारे ऑथर्स का मानना है या स्कॉलर का मानना है कि एक नया ही क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, जिसने लोगों को क्या कहते हैं कि नए नए आइडियाज को क्या कहते हैं कि नए नए आइडियाज को स्प्रेड करने में, सहायता करने में ये प्रिंट ने बहुत ज्यादा सहायता की है। ठीक है। प्रिंट ने बहुत ज्यादा सहायता की है नए नए आइडियाज को स्प्रेड करने में, जो समाज में सुधार लाने वाले। ठीक है। अब ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्या होता है? A 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome। तो देखो जो रोम था, वहाँ रोम का कब्जा वो कैथलिक चर्च पे एक प्रकार से ज्यादा था। कैथलिक चर्च, गलती से इस चर्च का मतलब ये मत समझ लेना कि एक गिरजाघर, चर्च का मतलब एक पूरा पूरा होता है सोसाइटी या एक धर्म समझ लो। ठीक है। चर्च का मतलब एक धर्म ही पूरा समझ लो। ठीक है। तो इस कैथलिक चर्च में क्या कहते हैं कि रोम का ज्यादा रोम के द्वारा डोमिनेट होता था, और इसमें बहुत सारी कमियां थी। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या कहते हैं कि उनके अगेंस्ट चले गए। जब उनके अगेंस्ट चले गए तो वो चर्च क्या कहते हैं कि चर्च मतलब वो सोसाइटी या वो धर्म दो पार्ट में बट गया, एक कैथलिक चर्च बन गया, एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है। सेवरल ट्रेडिशंस इन एंटी कैथलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एंटी कैथलिक क्रिश्चियनिटी का क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आया, कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि वो लोग कैथलिक की बातों को, जो कुछ चीजें हैं उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई। अब अगला आता है प्रिंट एंड डिसेंट। हाँ। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर stimulated many distinctive individual interpretations of the faith even among little educated working people। तो यानी कि क्या कहते हैं कि ये जो प्रिंट और ये पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर थे, अब ये जो आने लगे, लोगों के अंदर क्या कहते हैं कि जो विश्वास का जो एक भावना था उसको अलग तरीके से चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है। इन द 16th सेंचुरी, ये ध्यान रख लो, मेनोसियो, मेनोसियो या मेनोकियो बोल दो, मेनोकियो अ मिलर इन इटली, हाँ ठीक है, इटली का रहने वाला था। began to read books and that were available in his locality। ये मतलब कि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसने क्या कहते हैं कि इसके इसके जो लोकेलिटी में जो बुक्स थी उसको इसने पढ़ना शुरू किया। ही री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, और इसने जो बाइबल का जो मैसेज था उसको अपनी तरीके से इसने समझा। बाइबल का जो मैसेज था इसने अपनी तरीके से समझा। एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट enraged द रोमन कैथलिक चर्च। तो इसलिए क्या कहते हैं कि गॉड के व्यू को अपनी तरीके से समझा, और क्या कहते हैं कि जो अपनी तरीके से इसने गॉड के व्यू को समझा, वो क्या कहते हैं कि या उसका जो मैसेज था उसको भी अपनी तरीके, बाइबल के मैसेज को भी इन्होंने अपनी तरीके से समझा। तो फिर क्या हुआ, और वो रोमन कैथलिक चर्च को पसंद नहीं है, वो रोमन कैथलिक चर्च को पसंद नहीं है। व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का मतलब होता है एक, समझ लो कि क्या कहते हैं कि ये धार्मिक अदालत। धार्मिक अदालत मतलब होता है कि जहां पे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या कहते हैं कि उसमें लोगों को बुला करके सजा देने की बात की जाए। ठीक है। अ फॉर्मर रोमन कैथलिक कोर्ट, ठीक है, ये रोमन कैथलिक कोर्ट है। इंक्विजिशन जो होता है, जो जिसमें क्या कहते हैं कि लोगों को क्या कहते हैं कि पनिश किया जाएगा, लोगों को पैनिश किया जाएगा। किसके लिए भी पनिश किया जाता है? ये उनके हेरेटिक, हाँ, हेरेटिकल आइडियाज कौन थे? ये हेरेटिकल आइडियाज या बिलीफ्स वो बिलीफ्स होते हैं जो कि कहते हैं कि चर्च की टीचिंग्स को ना माने, चर्च की टीचिंग को जो ना माने उसे बोला जाता है हेरेटिकल आइडियाज। ठीक है। हेरेटिकल आइडियाज या हेरेटिकल बिलीफ्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं कि चर्च की चर्च की क्या कहते हैं कि टीचिंग को ना माने। ठीक है। इन मेडिएवल टाइम, हाँ, हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि चर्च की बातों को जब नहीं मानते थे उनको सजा दिया जाता होता है, वही। तो मिनोकियो
वॉज हॉल्ड अप ट्वाइस, उसको 2 बार बुलाया गया और बाद में क्या कहते हैं कि मेलोकियो को बल्कि फांसी भी दे दी गई, केवल इस वजह से क्योंकि उसने क्या कहते हैं गॉड को अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर लिया था, और उसने क्या कहते हैं कि हाँ, उसने गॉड को अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर लिया था, और साथ में ही उसने क्या कहते हैं कि बाइबल के मैसेज को भी अपनी तरीके से समझ लिया था, इस वजह से उसको 2 बार बुलाया गया। ठीक है। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाई सच इफेक्ट्स एंड पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ द फेथ imposed severe controls over the publisher। तो अब क्या हुआ कि जब रोमन चर्च को दिखाई दिया भाई ये सारी बड़ी समस्या हो रही है, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों के अंदर क्या कहते हैं कि अब तो चेंजेस आते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं कि कुछ कंट्रोल लाने की कोशिश की पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स को, और उन्होंने क्या कहते हैं कि एक इंडेक्स बना लिया, एक क्या कहते हैं लिस्ट ही बना ली कि इसमें से प्राइवेटेड बुक की लिस्ट बना ली। उन्होंने क्या कहते हैं कि प्राइवेटेड बुक्स की उन्होंने लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया 1558 में। ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स होंगी जो कि कहते हैं कि वो लोग नहीं यूज कर सकते, कौन कौन सी बुक है जो वो लोग यूज नहीं कर सकते। ये सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब अगला आता है, अगला जो टॉपिक है रीडिंग मैनिया। धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या आ जाता है, रीडिंग मैनिया, मतलब ये क्या कहते हैं कि जुनून आ जाता है, पढ़ने का ही जुनून आ जाता है। ठीक है। हाँ, लोगों के अंदर अब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ने का जुनून आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया, जोहान गुटेनबर्ग पढ़ लिया हमने, प्रिंट रिवोल्यूशन हमने पढ़ा, उसका इम्पैक्ट देखो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे नया रीडिंग पब्लिक आ जा रहा है, नया नया रीडिंग पब्लिक आ जा रहा है। एट द टाइम लेबर, हाँ, लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच, हाँ, बुक केम डाउन। तो देखो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे टाइम बचने, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो टाइम और लेबर रिक्वायर्ड होता है बुक को प्रोड्यूस करने का वो भी कम हो गया। कॉस्ट ऑफ बुक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ बुक की रिड्यूस हो गया। बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट, हाँ, बुक्स क्या हो रही है कि मार्केट में पहुंच जा रही है आराम से। और ड्यू टू प्रिंट टेक्निक अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई है, जो क्या कहते हैं कि जो हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बन चुकी है। और जो नए बुक्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल तक बड़े आसानी से पहुंच जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो रिलीजियस डिबेट, क्या रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। देखो, मेनी फियर दैट इट देयर वाज अ, अगर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा प्रिंटेड मटेरियल पे, तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग रिबेल ना करने लगे, या इरिलीजियस थॉट लोगों के अंदर ना फैल जाए, रिलीजियस और रिबेलियस थॉट लोगों के अंदर ना फैल जाए। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को डर लगने लगा। अब यहीं पे रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग की बात आती है। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसके प्रैक्टिस को, रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स का उन्होंने अपोज किया। लूथर ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जो वो 5,000 बुक्स के कहते हैं, कुछ ही हफ्तों में 5,000 बुक्स पूरी फैल गई, और क्या कहते हैं कि उनको उसका सेकंड प्रिंट भी निकालना पड़ा था। हाँ, 3 महीनों के बाद में उन्हें तो उसका सेकंड वो एडिशन भी निकालना पड़ा। विद चर्च एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से जब उन्होंने इनके अगेंस्ट क्या कहते हैं कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट क्या कहते हैं कि डिबेट वगैरह की बात हुई, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक नया ही ग्रुप बन गया। ठीक है। रोमन चर्च बिगेन इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज। तो जो हेरेटिकल आइडियाज होंगे उनको रिप्रेस करने के लिए उन्होंने इंक्विजिशन शुरू कर दिया था। इंक्विजिशन का मतलब होता है धार्मिक अदालत शुरू कर देना, जिसमें क्या कहते हैं जो धर्म के खिलाफ जाएगा, यानी कि जो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ जाएगा उसको सजा दी जाएगी। इन 1558 रोमन चर्च बिगेन टू, उन्होंने तो बल्कि इंडेक्स ऑफ प्राइवेटेड बुक बनाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, इंडेक्स ऑफ प्राइवेटेड बुक, उन्होंने क्या कहते हैं कि जो जो बुक मना थी उनको भी क्या कहते हैं कि उनका भी वो लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। रीडिंग बैनिया, चर्चेस डिफरेंट, हाँ, churches of different denominations set up schools in village carrying literacy to peasants and artisans। जैसे जो चर्चेस जो थे, जो भी चर्चेस थे, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन के हो, चाहे वो रोमन हो चाहे वो कैथलिक हो, उन्होंने क्या कहते हैं स्कूल बनाना शुरू कर दिया गाँव में, और लोगों को पढ़ मतलब कि लोगों को पढ़ना वगैरह सिखाने लगे। इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट वर हाई एज 60 to 80%। धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि बहुत जगह पे क्या कहते हैं लिटरेसी रेट धीरे धीरे क्या बढ़ गई है, 60 to 80% बढ़ गई। ठीक है। हाँ, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स वो होती है जो पॉकेट बुक्स होती है जिनको, हाँ, छोटी छोटी बुक्स होती थी। पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाई पेटी पैडलर, जो घूमने वाले लोग होते थे उनके द्वारा क्या कहते हैं कि पेनी चैप बुक्स रखे जाते थे। तो वो पेटी पैडलर जो होते थे वो चैप मैन कहलाते थे।
ठीक है। चैपमैन कौन है? तो चैपमैन जो बोलेंगे तो जो जो पेडलर्स होते थे वो क्या कहते हैं कि जो पेडलर्स होते थे वो एक चैप बुक्स अपने पास में रखते थे, तो उसी को बोला गया चैपमैन बोला गया। इन फ्रांस देयर इज अ बिलियोथिक बिलियो विच वर लो प्राइड स्मॉल बुक्स। तो वहां पे फ्रांस में क्या कहते हैं कि बिलियोथिक, बिलियो क्या होता है ये कि बिलियो क्या होता है, ये होता है कि क्या कहते हैं कि स्मॉल बुक्स होते थे प्रिंटेड ओवर पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर, पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे होते थे, जिसमें क्या कहते हैं कि सस्ते ब्लू कलर्स होते थे। इन ये कहाँ पे होते थे? ये फ्रांस में। ठीक है। एक चिल्ड्रन प्रेस ही बना दिया गया, एक चिल्ड्रन प्रेस ही बना दिया गया, एक चिल्ड्रन प्रेस बना दिया गया, जिसमें क्या कहते हैं कि जो बच्चों के लिए जो आर्टिकल्स होंगे वो प्रिंट किए जाएंगे। अ चिल्ड्रन प्रेस, हाँ, चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर ऑफ द चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। तो ये ध्यान रख लेना, चिल्ड्रन प्रेस कहाँ पे बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया 1857 में। जिसमें क्या होगा कि बच्चों के लिए ही चीजें प्रिंट की जाएंगी, इसमें क्या होगा कि बच्चों के लिए ही चीजें प्रिंट की जाएंगी, ये सारी चीजें। आगे ग्रीन ब्रदर्स याद करो, हमने पहला चैप्टर जब पढ़ा था उसमें बताया था ग्रीन ब्रदर्स जो जर्मनी के थे, उन्होंने क्या कहते हैं कि कंपाइल किया जो ट्रेडिशनल फोल्क टेल्स थे। हाँ, जब वहां पे कहते हैं कि रोमांटिक रोमांटिक वो पढ़ा था, क्या कहते हैं कि रोमांटिक रिवॉल्यूशन जब पढ़ा था, तो वहां पे क्या कहते हैं कि ग्रीन ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट आया था। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि फ्रांस के अगेंस्ट जब वो सोच रहे थे कि कहीं उनका कल्चर ना खत्म हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, तो फोल्क टेल्स को क्या कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल फोल्क टेल्स था उसको उन्होंने गेदर करना शुरू किया। और जब उन्होंने गेदर करना शुरू किया तो वो भी इसमें था, इसी सब क्या कहते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी की सहायता से ही उसको यूज करेंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। लैंडिंग लाइब्रेरी धीरे धीरे खुलने लगी 17वीं सेंचुरी में हर जगह पे। लैंडिंग लाइब्रेरी जो कि कहते हैं कि लोगों को बुक्स वगैरह के कहते हैं कि लैंड करेंगे। इन 19th century, in 19th century, lending libraries in England became instrument for educating white collar workers, artisans, lower middle class, जितने भी लोग थे सबके लिए क्या कहते हैं कि जो लैंडिंग लाइब्रेरी थी वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन का एक प्रकार से जरिया बन गया, वो एजुकेशन का एक जरिया बन गया था। पीरियोडिकल प्रेस, जो पीरियोडिकल प्रेस डेवलप होने लगे धीरे धीरे 18th सेंचुरी में। ठीक है, पीरियोडिकल प्रेस डेवलप होने लगे 18th सेंचुरी में, जो लोगों के क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ रहे हैं और करंट अफेयर्स मतलब कि डेली के क्या कहते हैं कि न्यूज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक डेली के न्यूज पहुंचाया जा रहा है। द राइटिंग्स ऑफ थॉमस पेने, वोल्टेयर, जीन जैकस रॉसी, ये सब क्या कहते हैं कि प्रिंटेड, लोगों को प्रिंट किया जाने लगा, लोग इसको पढ़ने लगे। इन 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज नोन एज सीलिंग सीरीज। तो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि सीलिंग सीरीज क्या होता है? तो सीलिंग सीरीज क्या होते हैं? जो इंग्लैंड में क्या कहते हैं कि चीप सीरीज, ये सस्ते सस्ते क्या कहते हैं कि पॉपुलर प्रिंट्स वर्क्स जो थे इसको बेचे जाने लगे, तो इसी को बोला गया कि कहते हैं कि सीलिंग सीरीज बोला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब जब ग्रेट डिप्रेशन होता है 1930 में, क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन होता है। तब पब्लिशर्स थोड़ा सा क्या कहते हैं, पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेज, वो लोग थोड़ा सा डर गए। हाँ, क्या कहते हैं कि अब बुक परचेज में डिक्लाइन होने लगा, जब क्या कहते हैं कि पैसों की कमी आने लगी ग्रेट डिप्रेशन में, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, तब क्या कहते हैं कि बुक के परचेज में कमी आने लगी। टू सस्टेन बाई दे बॉट आउट चीप पेपर बैग, तो लोगों ने क्या कहते हैं कि पेपर बैक एडिशन खरीदना शुरू किया। तो क्या कहते हैं कि क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे तो इसलिए लोगों ने क्या कहते हैं कि उस टाइम पे पेपर वो खरीदना शुरू किया, क्या नाम है कि कहते हैं कि सस्ती बुकें खरीदना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने क्या कहते हैं कि यहाँ से अब बात कर ली कि जो नए नए चीजें हैं, चाहे वो हाँ अल्मानैक्स हो, चाहे वो रिचुअल कैलेंडर्स हो, चाहे हर चीज अब प्रिंट होने लगा, चैप बुक्स वगैरह सब कुछ प्रिंट होने लगा, ये सारी बातें यहाँ पे हमने बात कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब यहाँ पे ये देखो, ट्रेम्बल देयर फोर, हाँ, ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि अब by the mid 19th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। तो जो 19th सेंचुरी की बात, जब मिड 18th सेंचुरी की बात आती है, तो उसी टाइम पे ये बताया जाता है भाई अब ये जो बुक वगैरह जो थी वो लोगों के अंदर प्रोग्रेस और नॉलेज पहुंचाना शुरू कर दी। मेनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो बुक है वो लोगों के जीवन चेंज कर देंगे, वो क्या कहते हैं कि लोगों के क्या कहते हैं कि जीवन को चेंज कर देंगे। लिबरेट, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोटिज्म एंड, उन्हों को लगा था
कि क्या कहते हैं कि जो ये सोसाइटी को क्या कर देंगे, डिस्पोटिज्म से क्या कहते हैं आजादी दिला देंगे, टायरनी से आजादी दिला देंगे, एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। और वो टाइम लेकर के आएंगी, वो टाइम लेकर के आएंगी जब क्या कहते हैं कि ये मनमानी में लोगों की नहीं चलेगी, लोगों, हाँ, वहां पे क्या कहते हैं कि रीजन मतलब कि एक प्रॉपर व्यक्ति रूल करेगा, ये सारी चीजें। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ध्यान रख लो, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे 18 सेंचुरी के। वो फ्रांस के थे, फ्रांस के क्या कहते हैं कि, हाँ, फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे, क्या कहते हैं कि he declared the printing press is the most powerful engine of the progress। मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये क्या कहते हैं कि पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, हाँ, पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्ट्रिप डिस्पोजरिज्म अवे। तो यानी कि कह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये पावरफुल इंजन है किसका, प्रोग्रेस का, और किसका, पब्लिक ओपिनियन का। जिसकी वजह से क्या होगा कि, हाँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डिस्पोजिज्म कहता हो खत्म हो जाएगा, जो डिस्पोटिज्म है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन मेनी ऑफ द मर्सियर्स नॉवेल्स, उनके जो नॉवेल्स थे, हीरोज वर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ रीडिंग। तो जितने भी उसमें जो हीरोज थे, जो उसमें नॉवेल्स में जो हीरोज थे, वो उन्होंने क्या कहते हैं कि बुक पढ़ करके अपने आप को चेंज कर लिया। द डेवुअर बुक्स आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स, हाँ, आर, हाँ, आर लॉस्ट इन वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकम इनलाइटेंड इन द प्रोसेस। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो लोग थे, वो धीरे धीरे इन बुक से प्रोग्रेस, मतलब कि कहते हैं खुद को इनलाइट करने लगे। The convinced of the power of the print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, उन्होंने कहा, tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer। तो मतलब कि कहते हैं कि कुल मिला के इन्होंने कहा कि जो ये, जो राज, जो ये निरंकुश राजा थे, जो बिना किसी, हाँ, वो मनमानी काम कर रहे थे, बोले कि अब तुम लोग क्या कहते हैं कि डर जाओ। अब क्या कहते हैं कि लोग आ रहे हैं, लोगों को चीजें समझ में आ रही है, इसलिए उनको डरने की बात करती, ठीक है। ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, हाँ, देयर को टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो क्या कहते हैं कि टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब तो ये जो निरंकुश राजा थे, निरंकुश मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पावर, जो मनमानी करते थे, ठीक है। ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ये जो वर्चुअल राइटर होंगे, इनके सामने अब तुम्हें कांपना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अब दिमाग में अब चीजें आ रही हैं, और लोगों को अब चीजें प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की सहायता से समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कहा जाता है कि प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे जुड़ा हुआ है आपस में। तो आप देखो, प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन तीन तरीके से जुड़ा हुआ है। पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। तो देखो क्या कहते हैं कि जो जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उनकी आइडिया को क्या कहते हैं कि प्रिंट ने क्या कर दिया, पॉपुलराइज कर दिया, मतलब कि लोगों के अंदर पॉपुलर कर दिया। कलेक्टिवली दियर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। तो क्या कहते हैं कि जो उनकी जो राइटिंग थी, लोगों के जो ये एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उनकी जो राइटिंग थी, उन्होंने क्या कहते हैं कि इस पे अपोज किया, किसको अपोज किया, जो पहले की जो परंपरा थी, या जो भी क्या कहते हैं कि सुपरस्टिशन थे या डेस्पोटिज्म था, इन सब का उन्होंने कुल मिलाकर के विरोध किया। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम। उन्होंने कहा कि रूल जो होना चाहिए वो रीजन का होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर सही तरीका होना चाहिए, ये कस्टम का कोई परंपरा चीजें नहीं चलना चाहिए, परंपरागत चीजें नहीं चलना चाहिए। एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। और जितनी भी चीजें होंगी वो प्रॉपर रीजन के साथ में जज की जाएगी, ठीक है, कोई पारंपरिक तरीके से नहीं जज की जाएगी। उनको क्या कहते हैं कि रीजन के साथ देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च, और उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को क्या कहते हैं कि अपोज किया। एंड डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, उसको भी अपोज किया। दस, इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कि क्या कहते हैं कि जो प्रिंट ने था, उसने क्या कहते हैं कि उसकी लेजिटिमेसी को खत्म कर दिया, किसकी, जो सोशल ऑर्डर बेस्ड था ट्रेडिशन के बेसिस। वो चाहते थे रीजन के बेसिस पे बेस्ड, जो सोशल ऑर्डर हो वो बेस्ड हो किसके ऊपर, रीजन के बेसिस पे, नॉट ट्रेडिशन के बेसिस पे, ठीक है। द राइटिंग्स ऑफ द वोल्टेयर एंड रोसी वर रीड वाइडली, जो राइटिंग, जो वोल्टेयर और रोसी की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई। एंड दोज हु रीड द बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आईज। अब जिन्होंने क्या कहते हैं ये बुक पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, उन्होंने बुराइयां करना शुरू कर दी, ये सारी चीजें। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि डेस्पोटिज्म क्या होता है, डेस्पोटिज्म क्या होता है। A system of the governance in which
Absolute power is exercised by an individual unregulated by legal and constitutional say. तो ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं कि डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जहां पे जो राजा है वो अपना एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहा है, जिसपे जिसपे कोई रूल मतलब कि क्या कहते हैं कि जिसका अगर उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको रोका नहीं जा रहा है, बस वो अपना मनमानी पावर यूज किया जा रहा है, तो उसी को बोलता है डेस्पोटिज्म। तो इस डेस्पोटिज्म से क्या कहते हैं कि छुटकारा दिलाने में सहायता कर रही है प्रिंट। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग। तो प्रिंट ने क्या किया, नया कल्चर शुरू कर दिया जहां पे लोग बातचीत करेंगे और डिबेट करेंगे हर चीजों पे। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीएवेल्युएटेड, जितनी भी चीजें थी अब वो फिर से रीइवेल्युएटेड होगी, लोगों के द्वारा डिस्कस की जाएंगी। हैड बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ। तो जितने भी आइडियाज और बिलीफ्स हैं लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज, नए 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 आइडियाज लोगों के अंदर आने लगे जो सोशल रिवोल्यूशन लाने। थर्ड, say by 1780s there was a up outpouring of the literature that mocked the royalty। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लिटरेचर आना शुरू हो गए जो रॉयल्टी मतलब कि जो राजाओं की चीजें थी, राजशाही को उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपोज करना शुरू किया, उनको हंसी उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर मतलब कि जो राजशाही वाला जो सोशल ऑर्डर था उसका उन्होंने क्या कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, कार्टून बनाना शुरू कर दिया, कैरिकेचर्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जिसमें मोनार्की का मजाक उड़ाया जाने लगा, जिसमें मोनार्की का मजाक उड़ाना जाया लगा, ये सारी चीजें। ठीक है, दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ होस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो इन सब लिटरेचर की वजह से लोगों के अंदर क्या कहते हैं कि मोनार्की के अगेंस्ट क्या कहते हैं कि सेंटिमेंट्स आने शुरू हो गए। इसकी वजह से लोगों के अंदर मोनार्की के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि हाँ, जो ये प्रिंट था ये लोगों के अंदर में नए नए आइडियाज को एक्सप्रेस करने में सहायता की है। बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लोग एक ही काइंड का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। इफ दे रीड द आइडियाज ऑफ वोल्टेयर एंड रोसी दे वर एबल टू एक्सपोज द monarchical and church propaganda. They were not influenced directly by everything they read or saw। वो जितनी भी चीजें वो कहते हैं कि देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उतने से ही नहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर। उन्होंने कुछ आइडियाज को कहते हैं कि एक्सेप्ट भी किया, कुछ को रिजेक्ट भी किया। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स दियर ओन वे। लोगों ने क्या कहते हैं कि अपने तरीके से चीजों को समझा। और हाँ, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप दियर माइंड्स बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो उन्होंने डायरेक्टली उनके माइंड को शेप तो नहीं किया, डायरेक्टली उनके माइंड को शेप तो नहीं किया, बट उनको अलग से अलग तरीके से सोचने पे क्या किया, मजबूर कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि लोगों ने क्या कहते हैं कि children, women and workers as primary education became compulsory for the late 19th century, children became important category। तो जो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे रीडर्स के फॉर्म में क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो गया था। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो क्या कहते हैं कि लोगों ने क्या कहते हैं कि स्कूल बुक स्कूल टेक्स्ट बुक वगैरह छाप बनाना शुरू कर दिया। चिल्ड्रंस प्रेस, जो एक चिल्ड्रन प्रेस खुला था फ्रांस में 1850 डिवोटेड द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन। उसमें क्या होगा, चिल्ड्रन के लिए ही क्या कहते हैं कि चीजें छपेंगी। द प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स ऑल ओल्ड फेरी टेल्स, फॉल्क टेल्स, ये सब क्या कहते हैं उसमें छपाई हुए लगी। ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मनी, उन्होंने क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल फॉल्क टेल्स को इकट्ठा करना शुरू किया। व्हाट दे कलेक्टेड वाज एडिटेड बिफोर द स्टोरीज वाज पब्लिश्ड। जब वो 1812 में वो स्टोरीज पब्लिश की गई, वो जो फॉल्क टेल्स पब्लिश की गई, तो उसके पहले उनको एडिट वगैरह किया गया। एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन के लिए अनसूटेबल था या क्या कहते हैं कि जो वल्गर दिखाई देगा, उनको क्या कहते हैं कि पब्लिश नहीं किया जाता, उनको पब्लिश नहीं किया जाता था। रूरल फॉल्क टेल्स दस एक्वायर्ड न्यू फॉर्म, मतलब कि रूरल रूरल क्या कहते हैं कि फॉल्क टेल्स का एक नया तरीका मिल गया। प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट
ऑल्सो चेंज देम। तो क्या कहते हैं कि जो प्रिंट थे उन्होंने क्या कहते हैं कि पुरानी चीजों को तो उठाया ही, पुरानी चीजों को तो उठाया, लेकिन क्या कहते हैं कि उन्होंने उनमें काफी सारे चेंजेस भी कर दिए। ठीक है। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट, वो वुमेन क्या कहते हैं कि रीडर और राइटर दोनों ही बन चुके थे। पेनी मैगजीन्स, ध्यान रख लेना, पेनी मैगजीन्स जो थे वो क्या कहते हैं, पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन। ये पेनी मैगजीन जो बनाए गए वो किसके लिए बनाए गए, वुमेन के लिए बनाए गए, वुमेन के लिए बनाए गए थे। एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, और मतलब कि उनको बताया जाता है कि कैसे घरों में काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे रहना है, ये सारी बातें बताएं। When novels began to be written in the 19th century, women were seen important readers. Women important reader बन चुकी थी। Some of the best known novelists were women। बहुत सारे women novelists जैसे जेन ऑस्टिन और क्या कहते हैं कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज इलियट, ये सब क्या कहते हैं कि women novelists। Their writings became important in defining a new type of woman। तो इनके जो राइटिंग्स थी, इन्होंने एक नए टाइप ऑफ वुमेन की बात की। अ पर्सन दैट विल, मतलब एक पर्सन जो अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखेगी, अपने पर्सनालिटी को क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथफुल है, डिटर्मिनेशन के साथ में जो है, और जिसके पास में सोचने की क्षमता है, एक ऐसी महिला बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या कहते हैं कि अपने अपने नॉवेल में। ठीक है, उनको क्या कहते हैं कि एक नया रूप देना शुरू। लैंडिंग लाइब्रेरीज खुल गई, लैंडिंग लाइब्रेरीज खुल गई हर जगह पे, चाहे वो इंग्लैंड हो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिजियंस या लोअर मिडिल क्लास, सब लोग के लिए। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ, कुछ लोगों ने खुद के लिए बातें लिखना शुरू की। आफ्टर द वर्किंग डे was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expression। लोगों के पास में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए चीजें थी, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि चीजों को लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आगे फर्दर, जैसे नए नए इनोवेशन होने लगे, नए नए इनोवेशन होने लगे, तो फिर क्या कहते हैं कि हाँ, नए नए इनोवेशन होने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये, हाँ, नए इनोवेशन होने लगे। तो जैसे यहाँ पे अब देखना ये, बाई मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम ओ ऑफ न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क हैड हाँ परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस यूज किया। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। ये क्या कहते हैं कि 8000 शीट्स को एक घंटे में प्रिंट कर सकती थी। दिस प्रेस वाज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। तो याद कर लो, रिचर्ड एम हो, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के। इन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं कि जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाया, इन्होंने क्या कहते हैं कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। इन द लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस was developed which could print up 6 colors at a time। क्या कहते हैं कि ये 6 कलर एक टाइम पे क्या कहते हैं कि प्रिंट कर सकते थे। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस क्या कहते हैं कि शुरू कर दिया गया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस शुरू कर दिया गया। तो धीरे धीरे मतलब कि नए नए इनोवेशन की वजह से अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड, बहुत सारे क्या कहते हैं कि नए नए सीरीज आगे, मतलब कि हाँ, अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोड। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, फीडिंग पेपर का मेथड इम्प्रूव कर दिया। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स क्या कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, अच्छी अच्छी। ऑटोमेटिक पेपर रील्स, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ये सारी चीजें आ गई। कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस, जो कलर रजिस्टर वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब नए नए चेंजेस आने, नए नए चेंजेस आने लगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।